स्वागत है आप सभी का डेली एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। क्लास नंबर आपका, तो आज का टॉपिक देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है। आज का टॉपिक आपका सुप्रीम कोर्ट, आपका हाई कोर्ट और आपका कौन सा आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने न्यायाधीशों की आपका संख्या को बढ़ा सकता है। ये चीज क्वेश्चन आता है, तो इसमें देखते हैं हम क्या आपके आर्टिकल्स के बारे में यहाँ पर आपका डिस्कस किया है। तो पहला आर्टिकल बोलता है आर्टिकल 1 आपका 1 to 4 ऑप्शन में है, दूसरा आपका 1 to 7, 1 to 8 और आपका नन ऑफ दिस। बात करता है सर्वोच्च न्यायालय के स्वयं अपने न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की बात करता है। तो पहले चीज आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायाधीशों की संख्या को खुद नहीं बढ़ा सकता है। तो इसको बढ़ाने का जो काम होता है वो किसका होता है? आपका संसद का होता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना। संसद विधि द्वारा इनके जो आपकी संख्या है, न्यायाधीशों की संख्या को वो आपका बढ़ा या घटा सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब इसमें एक चीज को याद रखना है कि अगर जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक जो संख्या एक मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश होंगे वो 7 से अधिक नहीं होने चाहिए। ये चीज निश्चित कर दिया गया है। और अगर बढ़ाना चाहता है तो सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार नहीं है, संसद को ये अधिकार है। अब चलते हैं आर्टिकल्स में। आर्टिकल 124, 127 और 128 क्या इससे रिलेशन है चीज का? तो आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूंगा 124 का, तो ये स्थापना और गठन का बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का बात करता है, फॉर्मेशन का बात करता है, एस्टेब्लिशमेंट का बात करता है। 127 किसका बात करता है? 127 तदर्थ न्यायाधीश का बात करता है। एडॉक आपका जजेस का बात करता है। इस चीज को याद रखना है। और आपका आर्टिकल 128 जो होता है रिटायर्ड जो होता है जज के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ABC, ये तीनों में ही आपको याद रखना है कि ये जो होता है सर्वोच्च न्यायालय की संख्या के बारे में, इस जो मैटर में इसमें किसी में भी ऐसा नहीं बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने अधीनस्थों की संख्या को, आपके न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है। तो ये चीजें आपका आंसर आ जाएगा कौन सा? आपका नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? ठीक, अगला चलते हैं, इसी में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जनहित प्रार्थना पत्र का बात करता है। किसका बात करता है? आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का बात करता है, यानी कि ये PIL का बात कर रहा है। अब इससे रिलेटेड बोलता है कि सुनने हेतु सर्वोच्च न्यायालय अपना मूल अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रयोग करता है, इस चीज को बोलता है। तो आर्टिकल आपका 4 आर्टिकल के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, 136 और 143 के बारे में बताया गया। आर्टिकल 32 को पहले लेके चलते हैं। आर्टिकल 32 का रिलेशन आपका फंडामेंटल राइट से है और ये रेमेडीज के बारे में बताता है। किसके बारे में? रेमेडीज के बारे में बताता है कि रेमेडीज के तहत यानी कि उपचार के तहत जो होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपका क्या जारी करता है? रिट्स जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। अब इसको याद रखना, तो रिट जारी करता है तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई का जो मीडियम है, जो माध्यम है, वही क्या आपका PIL है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन कौन सा? आपका आर्टिकल 32 जो होता है इसका आंसर होगा। किससे रिलेटेड बात करता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड अगर बात करेगा तो। ठीक है, अब आगे चलते देखते हैं इसमें कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करता है उपशमन प्रार्थना पत्र का बात करता है, पिटिशन फॉर द मिटिगेशन का बात करता है। ये किस पे बेस्ड है बोलता है? किसके अवधारणा पर, किस सिद्धांत पर आधारित है बोलता है। आपके पास 4 मैटर दिया गया। पहले दिया गया नेचुरल जस्टिस, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल आपका सुप्रीमेसी का बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी का बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डबल जियोपार्डी का ये बात कर रहा है। अब इसमें बात करते हैं पहले आपका क्या ये अगर वाद पुनरावृत्ति निषेध का बात करता है क्या? डबल जियोपार्डी का बात करता है क्या? तो डबल जियोपार्डी का रिलेशन इससे नहीं है। इस चीज को आपको याद रखना। तो डबल जियोपार्डी का रिलेशन कौन से आर्टिकल से? आपका आर्टिकल का बात करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं आर्टिकल कौन सा? आपका 22 में बोलता है कि आपका दोष सिद्धि से विरुद्ध संरक्षण का बात करता है। डबल जियोपार्डी यानी 2 बार एक के लिए सजा नहीं दी जाएगा। अंतिमता का सिद्धांत का बात करता है। अंतिमता का सिद्धांत इसका आंसर नहीं आएगा। संवैधानिक सर्वोच्चता का बात करता है, सुप्रीमेसी का। तो सिद्धांत तो सर्वोच्च है, ये चीज सही है, लेकिन बात किसका कर रहा है? उपशमन प्रार्थना पत्र का बात करता है, पिटिशन फॉर मिटिगेशन का बात करता है। तो ये जो आता है, ये जो आपका पिटीशन का बात करते हैं, तो पिटीशन कब लगाया जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका कौन सा? आपका नेचुरल जस्टिस का मैटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? आपका ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम प्रणाली के तहत होता है क्या? तो आपको याद रखना है ये जो मैटर आ रहा है आपका कौन सा, आपका आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? आर्टिकल 128 का रिलेशन आपका कार्यवाहक आपका मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड आता है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कैसे बनता है? जब जो होता है मुख्य न्यायाधीश या तो आपका अनुपस्थित हो, अब्सेंट हो, या पद क्या हो आपका रिक्त हो यानी कि वेकेंट हो, इस चीज को याद रखना, वेकेंट हो या अब्सेंट हो, या कोई और कंडीशन ऐसा बन रहा है जिसमें वो कैपेबल नहीं है, कि असमर्थ है कि वो उस पद में काम कर सकता है, तब ये प्रावधान किया गया है कि कार्यवाहक आपका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है, अपॉइंटमेंट जो होता है, वो कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन अपील शक्ति का स्रोत कौन सा अनुच्छेद होगा? तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, आर्टिकल 32, 134, 136, 141। चलिए देखते हैं इसमें क्या आंसर हो सकता है। क्या के बारे में बोला? विवेकाधीन अपील शक्ति का बात करता है। आर्टिकल 32 बताता है आपको रेमेडीज के बारे में, और वो भी कैसे रेमेडीज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताता है, इसका संबंध जो होता है, इसका रिलेशन जो होता है फंडामेंटल राइट से आपका बोलता है। आपका 134 किसको बोलता है? आपराधिक मामलों में क्रिमिनल आपके केसेस में आपका किसके बारे में बोलता है? क्षेत्राधिकार के बारे में ये बात करता है। क्षेत्राधिकार के बारे में ये चीज बात करेगा, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, 136 का जो मैटर है वही चीज याद रखना है। ये आपका बात करता है किसका? विवेकाधीन आपका अपीली शक्ति के बारे में बात करता है। इस चीज को अपील शक्ति के बारे में ये बात करता है। और 141 का बात करेंगे तो 141 एक ऐसा केस है जो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णयों को कोई भी आपका अधीनस्थ न्यायालय उसमें चैलेंज या मामले में नहीं ला सकता। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है कौन सा? आपका 136 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की मुहर या सील का प्रमाणीकरण कौन करता है? सील या मुहर होती है, ठीक है, उसका प्रमाणीकरण कौन करता है? क्या मुख्य न्यायाधीश करता है? क्या मुख्य न्यायाधीश नहीं करता है? प्रेसिडेंट करता है? नहीं करता है। विधि सचिव करता है? क्या लॉ सेक्रेटरी करता है? क्या ये भी नहीं करता है। तो कौन करता है? आपका प्रधान रजिस्ट्रार। याद रखना है, आपका प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ही इसको क्या करता है? आपका यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेट करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? आपका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। संसद की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है? कौन आपका संसद बढ़ा सकता है या प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इस चीज को देखते हैं। तो पहला चीज दिया 138, 139, 140 और 141। तो यहाँ पर आपको दिखना है 138 का अगर बात करूंगा तो यही आए 138 के आपका आर्टिकल में ये बताया गया कि संसद का काम, संसद जो होता है सुप्रीम कोर्ट के आपके शक्तियां पावर्स के बारे में बात करता है, और अधिकारों के बारे में बढ़ाने या घटाने का जो काम होगा वो किसका होता है? आपका संसद का होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका ए इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आपका कौन सा अगला क्वेश्चन है? संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा विशेष अधिकार देता है? कौन सा अधिकार देता है? निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार देता है क्या? अंतरिम आदेश देना, मूल आदेश देना, संपूर्ण न्याय प्रदान करने हेतु कोई भी आदेश देना। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? इशू एनी ऑर्डर टू रेंडर आपका कंप्लीट जस्टिस, इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार का प्रार्थना पत्र का आधार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 4 आपके पास ऑप्शन दिखाई दिए हैं। आपके अनुच्छेद 137 से लेकर आपका 140 तक का आपका ऑप्शन है। 137 का अगर बात करते हैं तो 137 बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय होंगे, डिसीजंस होंगे या आदेश होंगे, ऑर्डर होंगे, उनकी क्या किया जाएगा? आपका समीक्षा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? समीक्षा किया जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, 138 का अगर बात करते हैं तो 138, 139 और आपका 140 का बात करेंगे। तो अगर 138 का बात करते हैं तो जैसे कि अभी बात किया गया, आपका 137 का बात किया गया, तो 138 में बात करना है आपका अधिकार क्षेत्र का बात किया जाएगा। किसका बात किया जाएगा? आपका 138 में अधिकार क्षेत्र का बात किया जाएगा। अधिकार क्षेत्र कहां तक का होगा? सीमित होगा, इसका बात किया जाएगा। 139 में याद रखना है आपका आर्टिकल 32 का रिलेशन जो था रिट जारी करने का। तो कुछ विशेष कंडीशन में आपके रिट जारी करने का जो अधिकार जो दिया गया है वो 139 में दिया गया है। और 139 के बाद आपको याद रखना है आपका 140 का अगर बात करते हैं तो आपका 140 में आपका सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के बारे में बताया गया है।
किसके बारे में बताया गया आपका? सहायक शक्तियों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो आपका बोला गया है पुनर्विचार प्रार्थना पत्र का आधार किस अनुच्छेद में आ जाएगा, किसमें बेसिस यहाँ पर डला हुआ है, तो आपका जो आंसर होगा किससे रिलेटेड आएगा? प्रार्थना निर्णय और आदेश से रिलेटेड आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? आपका ए इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि अतिरिक्त न्यायाधीश अधिकतम कितने समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है। बात कर रहा है किसका? आपका बात करता है किसका? एडिशनल जज का अगर बात करता है तो अगर हम इसको लेते हैं हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का एडिशनल जज के बारे में बताया गया आर्टिकल कौन से? आपके 224 के सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि एडिशनल जज का जो अधिकतम जो टेन्योर होगा या अपॉइंट जो किया जाएगा एडिशनल जज को, वो कितने टाइम तक किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन दिया आपका 6 महीने में, तो 6 महीने का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है, इस चीज को याद रखना है। 1 साल का, तो 1 साल का नहीं, 2 साल का जो दिखाई दे रहा है आपको, और ये 5 साल का दिखाई दे रहा है, तो इसमें आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा? आपका 2 ईयर होगा। हालांकि अगर बात करें जज का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? आपका 62 साल का हो सकता है, समाप्ति पर हो सकता है और करके हो सकता है। ये अधिकतम कितने साल तक रह सकते हैं? 2 साल तक रख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का, वो आंसर क्या होगा? आपका 2 वर्ष होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का बात करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करता है सर्वोच्च न्यायालय का सर्वाधिक प्रभावी अधिकार क्षेत्र कौन सा माना जाता है? क्या मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार, परामर्श और विशेष अनुमति क्षेत्र बोलता है? तो बात कर रहा है किसका? आपका सर्वाधिक प्रभावी अधिकार क्षेत्र का बात करता है। तो इसमें मूल अधिकार क्षेत्र आएगा क्या? मूल अधिकार क्षेत्र नहीं आएगा। सर्वाधिक प्रभावी अपीलीय अधिकार क्षेत्र ये भी नहीं आएगा। परामर्श आएगा क्या? इसके लिए चाहिए आपका सर्वाधिक प्रभावी अधिकार क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो इसके लिए क्या चाहिए? आपका स्पेशल अनुमति आपको चाहिए, परमिशन आपको चाहिए। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है अंतरराज्य के विवाद का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो अंतिम निर्णय देने का जो आपका जिम्मा जो लिया है वो आपको याद रखना है। इसका आंसर जो होगा वो आएगा आपका कौन सा? आपका ना ही राष्ट्रपति आएगा, ना ही लोक सेवा का कोई मैटर नहीं, इसमें उच्च न्यायालय का भी कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालय अगर आएगा तो किसी न किसी आपका राज्य का बात किया जाएगा, और किसी न किसी अगर राज्य का अगर बात किया जाएगा तो बिल्कुल आपको डिस्प्यूट यानी कि विवाद कहीं ना कहीं पर दिखाई देगा। इसी कारण इसका जो निर्णय है वो कौन करता है? आपका सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय लेता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे समझ में। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका कौन सा? आपका क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता किस अनुच्छेद से प्रकट की जाती है? तो इसका अभी डिस्कस किए थे, तो उसमें हम जानते हैं कि अगर ये 124 का अगर बात करेंगे तो ये तो स्थापना का बात करता है, गठन का बात करता है। अगर 141 का बात करते हैं तो यही चीज बताता है किसका? आपका सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता के बारे में बताता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ये इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा? आपका 19 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्रकाशित करने का अधिकृत स्रोत क्या है? तो आपका क्या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ करता है क्या भारतीय रिजर्व बैंक करता है क्या? तो आपको यहाँ पर याद रखना है रिजर्व बैंक का कोई रिलेशन इससे है नहीं। और अगर मुख्य न्यायाधीश कार्यालय ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस इसका भी रिलेशन नहीं है। क्या आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से रिलेटेड है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से रिलेटेड नहीं है। क्या आ जाएगा आपका आंसर? सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स के आधार पर यही चीजें किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलते हैं? संविधान की व्याख्या करने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश क्या आता है? संविधान का अगर व्याख्या कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि एडवाइजरी देने का काम करेगा क्या, या एडवाइस देने का काम करेगा क्या? तो एडवाइस देने का काम ये चीजें नहीं करेगा। इस चीज को याद रखना है। अब बात कर रहा है क्या अपील करेगा क्या? अपील भी नहीं कर सकता है। अंतरिम होगा क्या? आपका इंटरिम का बात करेगा? इंटरिम भी नहीं। तो आंसर आएगा उद्घोषणात्मक। अगर आएगा आंसर डिक्लेरेटरी, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? आपका 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सन्निहित और एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष पर कौन स्थित होता है? क्या जनपद न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और विशेष न्यायालय? तो सबसे ऊपर का अगर बात करूंगा तो क्या चीज हो जाएगा? आपका सुप्रीम कोर्ट ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम इसी के पास ही होती है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 22 का बात करता है। क्या बात करता है कि संविधान संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के संबंध में चर्चा की गई थी? तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा आपका। अगर मैं बात करता हूँ 44th अमेंडमेंट 1978 का, जिसमें कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। 99th का में भी कोई डिस्कशन नहीं है। 42वां का अगर बात करता है 1976 का, इसका भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो आंसर आ जाएगा आपका 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बात करेगा, सी इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 का बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 में सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना संबंधी शक्ति किस अनुच्छेद में आधारित आ जाएगी? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बात करता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कभी भी पूछेगा आपको तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? आपका 129 इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो आपका परंपरागत रूप से किस पद की भूमिका को निभाता है? तो परंपरागत रूप से अगर बोला वरिष्ठतम न्यायाधीश का बात करता है तो मुख्य न्यायाधीश के बाद अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है मान लेते हैं, या उसका पद रिक्त है, वैकेंट है या एब्सेंट है, तो उसमें आपका जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो आपका कार्यवाहक के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? आपका कार्यवाहक, एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 25 में बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? किस प्रकार का न्यायालय है? तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल आपका कोर्ट है? इसको याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि 124 आर्टिकल 124 में मेंशन है आपका फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। सुप्रीम आपका अपीलेट है, बिल्कुल सुप्रीम अपीलेट। क्यों? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट का बात करता है, तो लोअर कोर्ट के बाद कहाँ अपील कर सकते हो आप? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, और हाई कोर्ट के बाद कहाँ अपील कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। तो सुप्रीम अपीलेट ये भी चीज है। प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल आ जाएगा क्योंकि यही क्या जारी करता है? आपका रिट जारी करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द एबो इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का बात करते हैं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ किसके समक्ष लेते हैं? उच्च न्यायालय होता कहाँ है? उच्च न्यायालय स्टेट में होता है। स्टेट में अगर होता है तो बात भी करेंगे कहाँ? स्टेट की बात करेंगे। तो स्टेट में अगर बात करते हो तो कौन आपका शपथ दिलाने का काम करेगा? इसमें राज्यपाल इनको शपथ दिलाने का काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का बात करते हैं। क्या बोलता है? संविधान में उच्च न्यायालय का भाग किसमें वर्णित है? हमको पता है आपका पार्ट, अगर मैं बात करूंगा 5 का तो इसमें बताया गया यूनियन यानी कि संघ के बारे में। पार्ट 6 का अगर बात करते हो तो स्टेट के बारे में बताया गया है। इस चीज को याद रखना है। तो स्टेट के बारे में जब बताया गया तो इसी में बताया गया किसके बारे में? हाई कोर्ट के बारे में बताया गया। तो हाई कोर्ट का रिलेशन कौन सा आपका पार्ट से आ जाएगा? पार्ट 6 से आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में उच्च न्यायालय को किस अधिकार क्षेत्र की पूर्ण शक्ति नहीं होती है? क्या उसको स्पेशल पावर होता है? बिल्कुल स्पेशल पावर होता है, इस चीज को याद रखना। क्या आपका सुपरवाइजरी कर सकता है? सुपरवाइजरी कर सकता है। कौन कर सकता है? आपका हाई कोर्ट कर सकता है। किसका करेगा? सबऑर्डिनेट कोर्ट का करेगा, यानी अधीनस्थ न्यायालयों का सुपरवाइजरी कर सकता है। ठीक है, अपीलेट का तो अपील कर सकते हैं भाई। यहाँ पर क्या आपका ओरिजिनल आपके इनके पास पावर है? तो यही पावर कैसा है? ये पूरा का पूरा पावर नहीं है, इस चीज को याद रखना है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? आपका ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आर्टिकल आप चलते हैं आपका कौन सा? आपका उच्च न्यायालय को प्रार्थना पत्र जारी करने की शक्ति कहां से आ जाएगी? प्रार्थना पत्र जारी करने की शक्ति का रिलेशन क्या आ जाएगा? तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था किसका? आपका रिट का डिस्कस किया था, रिट्स का डिस्कस किया था। तो रिट्स का डिस्कस में आपका आर्टिकल 32 का बात किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का मैटर आया था। और जब रिट का और आपका बात किया जाएगा आपका हाई कोर्ट का, तो आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? 226 का बात आ जाएगा, हाई कोर्ट का बात आ जाएगा। और ये जो आता है 226 का रिलेशन है इससे आपका प्रार्थना पत्र है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? आपका 226 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसी में बात करते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण की शक्ति किन पर लागू होती है? अब यहीं पर है आपका सुपरवाइजरी का जो पावर आ जाएगा। तो बात कर लेते हैं यहीं पर ही। किसका बात करेंगे? आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट का बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आपका सुपरवाइजरी कर सकता है किसका? हाई कोर्ट का कर सकता है। हाई कोर्ट किसका करेगा? आपका लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट का कर सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। क्या सभी अदालतों का उच्च न्यायालय कर सकता है? क्या बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्या सभी न्यायाधीश पर कर सकता है? नहीं कर सकता है। अपने अधीनस्थ सभी न्यायालय पर कर सकता है। यहाँ पर दिखा रहा है हाई कोर्ट अपने नीचे सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट पर सुपरवाइजरी कर सकता है। तो बिल्कुल ये चीजें आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए